एपिसोड 180। कुसुम की जीत, आयशा की हार। OMG, ये क्या हो रहा है यहाँ? अभय के हाथ से खून बहते हुए देख सायशा का एक्सप्रेशन कुछ यूं था। पागल हो गई हो तुम? अभय कुसुम पर चिल्ला रहा था और उसे पीछे के लिए धकेल दिया क्योंकि वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। हमें देखने दीजिए प्लीज़, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। कुसुम अभय के फिर से पास आने की कोशिश करने लगी, मगर तभी आयशा ने उसे ताना मारा। ये बड़ा अच्छा है, पहले किसी को ज़ख्मी कर दो और फिर मरहम लगाने आ जाओ। तुम तो चुप ही रहो। कुसुम आयशा पर दहाड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों आई कोमा से बाहर? मर क्यों नहीं गई तुम? अब भी वक्त है आयशा, अब भी वक्त है। चली जाओ हमारी और अभय की ज़िंदगी से। हमें हमारी ज़िंदगी सुकून से जीने दो। कुसुम का आयशा के लिए इतना ही कहना था कि उसे पीछे खींचकर जानकी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। मैं तो थारे को बहुत समझदार समझती थी, मगर तू तो नागिन निकली जो अपने मासूम चेहरे की आड़ में लोगों को डसती है। जानकी बोली। इस वक्त कुसुम ने अपना हाथ अपने उस गाल पर रखा हुआ था जिस पर जानकी ने उसे थप्पड़ मारा था। बस, अब बहुत हो गया। आप लोग हमारी बच्ची के लिए इतना बुरा कह रहे हैं। अरे मांग ही क्या रही है हमारी बच्ची? अपना हक मांगना गुनाह होता है क्या? रंजीत जी भी अब कुसुम को ही अपने गले से लगा लिया। वो अपनी पोती का पक्ष रखने लगे और अपनी बहू सावित्री से बोले, कुसुम को गाड़ी में बैठाओ और गायत्री को भी। हम मंडावा वापस जा रहे हैं। रंजीत ने देवव्रत को नफरत के साथ घूरते हुए बोला, दादा सा हमारा हक है इस घर में रहने का। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दादा सा प्लीज़ हमारी बात सुनिए। सावित्री कुसुम को वहाँ से ले जाने लगी, मगर वो राठौड़ महल से जाने के लिए राज़ी ही नहीं थी। हमारी पोती की ये बेइज्जती मैं कभी ना भूलूंगा देवव्रत। रंजीत देवव्रत की तरफ देखते हुए बोले गुस्से से, और फिर वहाँ से चले गए। खैर, उन्हें वहाँ से जाते हुए देवव्रत ने भी नहीं रोका, मगर तभी महल के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर के अंदर मौजूद सारे मेंबर्स महल के बाहर पहुँचे, ये देखने कि आखिर कुसुम ने अब कौन सा नया तमाशा शुरू कर दिया है। कुसुम में डोर पर अपना सिर पटकने लगी और रोते हुए बोली, हमें हमारा हक चाहिए। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम अपनी जान दे देंगे। अब तक कुसुम के सिर से खून निकलने लगा था और यूं ही कहते कहते वो बेहोश हो गई। मेरी बच्ची। सावित्री जोर जोर से अपना सिर पीटने लगी कुसुम की जख्मी हालत देखकर। तभी सायशा आगे आई और बोली, मैं चेक करती हूँ। मगर सावित्री ने सायशा को पीछे धकेल दिया गुस्से से। दूर रहे मेरी बेटी से। सावित्री सायशा पर चिल्ला रही थी तो मंजीत और राजवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सावित्री की सिचुएशन को समझ समझ पा रहे थे, मगर यूँ इस तरह सायशा पर गुस्सा निकालना भी तो ठीक बात नहीं थी ना। आखिर इन सब में सायशा का क्या कसूर था? आंटी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेक करती हूँ कुसुम को, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वैसे भी ये प्रेग्नेंट है। सायशा अभी भी सावित्री को समझाने की कोशिश कर रही थी तो रंजीत सभी के सामने हाथ जोड़कर बोले, हमें अकेला छोड़ दो आप सब लोग, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ठाकुर खानदान कुसुम को हॉस्पिटल ले गया। अब है आयशा को वापस महल के अंदर ले गया। वहीं गीतांजलि मंजीत के साथ झगड़ा कर रही थी क्योंकि आज आयशा की वजह से ही ये सब हो रहा था, ऐसा गीतांजलि का मानना था।
तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। चली क्यों नहीं जाती तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की ज़िंदगी से? मैं नहीं पसंद करती हूँ तुम्हारी बेटी को, फिर वो क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रह रही है? गीतांजलि मंजीत से आयशा के बारे में काफ़ी बुरा बुरा कहने लगी, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अपनी बेटी के लिए इतना बुरा सुनकर। मंजीत ने भी गीतांजलि को उसी की भाषा में जवाब दिया, अच्छा, तो तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि राठौड़ खानदान में भी कोई मेरी बेटी को पसंद नहीं करता, जो कि तुम्हारी गलत फहमी है गीतांजलि। वैसे देखा जाए, अगर तो पसंद तो कोई तुम्हें भी नहीं करता है, फिर भी तुम दूसरे के घर पर कब्जा करके बैठी हो ना, तो फिर मेरी बेटी को भी मारने दो कब्जा। जब तुम बिना हक अधिकार के दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकती हो, तो मेरी बेटी को तो इस घर में कानूनी तौर पर अधिकार है। मेरी बेटी को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आए तुम्हें मेरी बात समझ? उसके बाद मंजीत वहाँ से चली गई। गीतांजलि की बोलती बंद करने के बाद अंदर हॉल में जानकी, देवव्रत और घर के बाकी सब लोग परेशान बैठे थे। तभी मंजीत हॉल में आई और बोली, बाबा साहब, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। हम लोग कुसुम के दुश्मन नहीं हैं। कुसुम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बात हम सब लोग जानते हैं, मगर अब आप पहले कुसुम से सबूत मांगिए। क्या वाकई में उसके पेट में पल रहा बच्चा अभय का है, या वो हम सबको बेवकूफ़ बना रही है अभय का बच्चा बताकर? मंजीत एकदम सही कह रही है। पहले हमें पता लगाना होगा हकीकत का। कहीं वो हम सभी को वाकई में बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। अब तो जानकी भी मंजीत की बात पर सहमत थी। तभी देवव्रत गुस्से से बोले, और अगर वो बच्चा सच में अभय का निकला, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इस बात पर तो जानकी चुप हो गई। तभी साइशा बीच में बोली, नहीं है वो अभय का बच्चा। अभय ने मुझे खुद बताया है कि पार्टी में वो कुसुम को अपने साथ लेकर गया ही नहीं था। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि कुसुम वहाँ पहुँची कैसे? किसने उसकी मदद करी थी वेन्यू तक पहुँचने में? लेकिन हम सब इस बात का पता लगाएंगे कैसे? मंजीत अपनी बेटी आयशा से बोली, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो मम्मी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप फिक्र मत करो, आयशा ने जवाब दिया। तभी अनिरुद्ध ने कहा, भाभी, अगर कुसुम ने सच में भाई को ट्रैप किया है, तो हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो लड़की कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। अनिरुद्ध बिल्कुल सही कह रहा है। अब तो आदर्श चाचू ने भी अनिरुद्ध की बात पर सहमति जताई, मगर आयशा शायद से कुछ और ही बड़ा प्लान कर रही थी। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं कुसुम से मिलने, वरना रंजीत और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा हमसे, देवव्रत ने सभी से कहा, और फिर वो जानकी के साथ हॉस्पिटल निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही देवव्रत और जानकी कुसुम के वार्ड में चले गए उससे मिलने के लिए। वार्ड के बाहर सावित्री, रंजीत और बाकी सब खड़े थे। तभी देवव्रत ने रंजीत से पूछा, कैसी है कुसुम? मगर रंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अपने दोस्त से नाराज़ है? देवव्रत रंजीत को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर रंजीत थे जो देवव्रत की बात का कोई जवाब दे ही नहीं रहे थे। तभी उन्होंने कहा, तुम्हारा दोस्त ना है, अगर तो होता तो तू हमारी पोती के लिए भी सोचता। हमारी कोई दुश्मनी ना है आयशा के साथ, मगर उसकी भलाई समझदारी दिखाने में है। अगर वो अभय को तलाक दे देती और हमारी पोती की अभय के साथ शादी हो जाने देती, तो हमारी बरसों की पुरानी दोस्ती में आज दरार नहीं आती देवव्रत। मगर तूने सिर्फ आयशा के लिए सोचा। तू बस आयशा के पक्ष में फैसला इसलिए सुना रहा है क्योंकि गीतांजलि की वजह से मंजीत के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। मगर अब मंजीत की जगह हमारी पोती खड़ी है और गीतांजलि की जगह आयशा। तू चाहता है तो तू सब कुछ ठीक कर सकता सकता था, मगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया।
क्योंकि तुझे मंजीत को दिया हुआ वादा निभाना है कि तू उसकी बेटी के साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। आयशा की वजह से तूने मेरी नाजुक सी बच्ची का दिल दुखाया। जान की भाभी साहब ने तो हमारी उस मासूम पोती को नागिन कह दिया। मंजीत ने हमारी पोती के साथ ऊंची आवाज़ में बात करी। अरे मैं तो तब भी चुप रहा। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या करूं? मुझसे अब मेरी पोती की तकलीफ़ और नहीं देखी जा रही है। ये कहते कहते रंजीत की आंखों से आंसू बह गए। देवव्रत की आंखें भी नम थीं, क्योंकि उनका इरादा अपने दोस्त को दुखाने का तो बिल्कुल भी नहीं था। रंजीत रोते रोते ही घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठ गए, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। हमारे पर भी एक एहसान कर दे, हमारी पोती को उसका हक दे दे। हमारी बच्ची बहुत सीधी है, बहुत नाजुक है। मैंने हमारी बच्ची को आयशा जैसा नहीं बनाया है बहादुर। हमारी कुसुम खुद ना संभाल पाएगी खुद को, उसे संभालने के लिए सहारा चाहिए। रंजीत ने देवव्रत के पैर पकड़ लिए, जो कि देवव्रत को अच्छा नहीं लगा। रंजीत को यह गिड़गिड़ाते हुए देखकर देवव्रत अब धर्म संकट में पड़ चुके थे, क्योंकि वो ना तो अपने दोस्त रंजीत को खोना चाहते थे और ना ही अपनी बेटी मंजीत को खोना चाहते थे, मगर उन्हें चुनना किसी एक को ही था। प्लीज़ देवव्रत, हमारी पोती की शादी अभय के साथ करवा दे। तो क्यों एक नन्ही सी जान के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है? तो क्यों उस नन्ही जान को उसकी माँ से अलग कर रहा है? रंजीत अब भी काफ़ी गिड़गिड़ा रहे थे, मगर देवव्रत के पास कोई जवाब था ही नहीं उनकी बातों का। रंजीत, तुम्हारी एक बात सुन। जिसे तो कुसुम के साथ नाइंसाफ़ी होते नहीं देख पा रहा है, वैसे ही मैं भी अपने पोते के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं डीएनए टेस्ट करवाऊँगा, तभी। देवव्रत अपनी बात भी नहीं कर पाए थे पूरी कि रंजीत को गुस्सा आ गया। गुस्से में रंजीत ने अपना आपा खोते हुए देवव्रत से कहा, तुम्हारी पोती को चरित्रहीन बोलना चाहता है? तुम्हारी पोती तुझे चरित्रहीन नजर आ रही है? नहीं नहीं, तू गलत समझ रहा है। हमारा वो मतलब ना था। मैं तो बस। देवव्रत की बात पर फुल स्टॉप लगाते हुए रंजीत बस एक बात बोली, तू जा सकता है यहाँ से। मैंने थारे को ना बुलाया यहाँ। उसकी उनकी ऐसी बातें सुनकर देवव्रत बोले, तू कैसी बातें कर रहा है? कुसुम के लिए भला मैं ऐसे क्यों सोचूंगा? वो हमारी पोती जैसी है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि। एक बार फिर से रंजीत ने देवव्रत को बीच में टोका और बोले, तुम्हारी पोती को उसका हक देगा। इस वक्त तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी ना है। वो लड़की भी नहीं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आयशा को जाना होगा अभय की ज़िंदगी से, और अगर वो नहीं गई तो तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, हमेशा हमेशा के लिए। अब फैसला तेरे हाथ में है। देवव्रत रंजीत की ज़िद सुनकर निशब्द रह गए, क्योंकि अब रंजीत ने उनके सामने एक ऐसी कंडीशन रख दी थी जिसके बाद नुकसान ज़रूर उनके खुद का था। अगर वो आयशा को कह दे अभय को तलाक देने के लिए, तो वो ऐसे में मंजीत को हमेशा के लिए खो देंगे और बेदी परिवार के साथ उनका किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यहाँ तक कि इंसानियत का भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और अगर उन्होंने रंजीत की बात नहीं मानी, तो उनकी बरसों पुरानी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जो कि वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भारे को अभी थारा फैसला सुनना है देवव्रत। रंजीत अब देवव्रत पर दबाव बनाने लगे थे। वहीं सावित्री को बस अब इसी बात का इंतज़ार था कि कब देवव्रत ये कहेंगे कि वो कुसुम और अभय की शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। ठीक है, मैं अभय और आयशा का तलाक करवाऊंगा और बेटी परिवार के साथ सारे नाते भी ख़त्म कर दूंगा। तो चिंता मत कर, कुसुम का ख्याल रख। देवव्रत ने रंजीत से नज़रें मिलाए बिना ही ये बात कही और फिर वो वहाँ से चले गए।
जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन सबसे बड़ा धक्का आपको ही लगेगा भाई साहब। आपकी बेफिजूल की ज़िद के कारण दो प्रेम करने वाले अलग होने जा रहे हैं। इंसान जो बोता है वो उसे काटना ही भी पड़ता है। जैसे आज मेरा बोया हुआ मैं काट रही हूँ, एक दिन आपको भी काटना पड़ेगा। जानकी, जिससे कभी आयशा से बहुत नफरत हुआ करती थी, आज उसे उसी लड़की के लिए उसका दिल रो रहा था। खैर, अपनी बात पूरी करने के बाद जानकी भी वहाँ से चली गई देवव्रत के साथ। राठौड़ महल पहुँचते ही देवव्रत ने हॉल में आयशा और अभय को बुलवाया। आयशा तो पहले से ही जानती थी कि देवव्रत ने उन दोनों को क्यों बुलाया है, बस अभय को ही नहीं पता थी वजह। क्या हुआ दादा साहब, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? अभय ने नॉर्मल सी टोन में उनसे पूछा, मगर तभी मंजीत वहाँ आ गई। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रखी थी। उसके साथ साथ राजवीर भी काफ़ी गुस्से में था। ये रहे कागज़, अभी के अभी साइन करो इन कागज़ों पर और मेरी बेटी को आज़ाद करो इस रिश्ते से तुम, अभी इसी वक्त। मंजीत ने अभय के मुंह पर कागज़ दे मारे और उसे साइन करने के लिए कह दिया। मम्मी आप, अभय मंजीत को मम्मी बोला तो मंजीत ने उसे अपनी हथेली दिखाकर चुप करवा दिया और बोली, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम अभी इसी वक्त इन कागज़ों पर साइन करो और मेरी बेटी को इस रिश्ते से आज़ाद करो। मंजीत को अचानक यूँ जिद करते देख अभय देवव्रत की तरफ देखने लगा हैरानी से। तभी देवव्रत ने भी उससे कह दिया, साइन कर कागज़ों पर, कागज़ कोर्ट में जमा करने हैं ताकि जल्दी से तेरा तलाक फाइनल हो जाए। दादा साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो जानते हैं ना कि मैं इस पागल लड़की से कितना प्यार करता हूँ। फिर क्यों कह रहे हो आप उन कागज़ों पर मुझे साइन करने के लिए? हो क्या गया है आपको? मैं नहीं करूँगा कोई साइन वाइन। अपना जीवन साथी चुनने का हक सबको होता है, मुझे भी मेरा जीवन साथी चुनने का पूरा हक है और मैं अपना जीवन साथी पहले ही चुन चुका हूँ। अभय भी अब अपनी ज़िद पर अड़ चुका था, मगर अब होनी को कौन ही टाल सकता था जब आयशा खुद ही राज़ी हो चुकी थी अभय को तलाक देने के लिए। अभय, तुम साइन कर देना इन पेपर्स पर, मैं जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, कल कोर्ट में मिलेंगे। इतना कहकर आयशा अपनी माँ की तरफ बढ़ी। तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी और अब तुम मुझे आधे में ही छोड़कर जा रही हो आयशा। अभय ने आयशा की कलाई पकड़ ली, मगर राजवीर ने उन दोनों को अलग कर दिया और अभय से बोला, इसी में तुम्हारी और आयशा की भलाई है बेटा, साइन कर दो, तुम दोनों का साथ यहीं तक का लिखा था भगवान ने। राजवीर की ऐसी बातें सुनकर अभय हंस पड़ा और बोला, कैसी बातें कर रहे हो पापा आप? मुझे और आयशा को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। भगवान जी भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता मुझे और इसे अलग। तुम्हें मेरी कसम है अभय, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो इन कागज़ों पर तुम साइन करो। ये फैसला तुम्हारे दादा साहब ने लिया है, अपने दादा साहब का फैसला मत काटो प्लीज़, कर दो इन पेपर्स पर साइन। आयशा अभय को समझा रही थी, वहीं अभय हैरान भरी नज़रों से देवव्रत को देखने लगा। दादा साहब, अभय हैरानी के साथ फुसफुसाया, क्योंकि उसे अपने दादा से ये उम्मीद नहीं थी जो कुछ भी अभी आयशा ने कहा था। तभी देवव्रत बोले, साइन कर दे बेटा। आयशा ने एक बार भी अभय की तरफ पलट कर नहीं देखा और वहाँ से जाने लगी अपने माँ बाप के साथ। वो न जाने कितनी बार आयशा को पुकारता रहा कि वो उसे छोड़कर ना जाए, मगर आयशा वो नहीं रुकी। तभी देवव्रत ने आयशा से कहा, आयशा, हमारे को माफ़ कर देना बेटा, हो सके तो। मगर तब तक विधि परिवार वहाँ से जा चुका था। पता नहीं उन्होंने देवव्रत की बात सुनी भी थी या नहीं। बेदी परिवार के वहाँ से जाने के बाद अभय अपनी जगह पर ही जम सा गया।
देवव्रत ने अभय के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भगवान को यही मंजूर है बेटा। आज राठौड़ खानदान एक बार फिर से बेदी परिवार का गुनहगार बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि तू मेरे इस फैसले से के पीछे की वजह को समझ पाएगा। बेटा, कुसुम के साथ भी तो गलत हो रहा है ना। भला एक बच्चा अपनी माँ से कैसे दूर रह सकता है। इसलिए हम तेरी शादी कुसुम के साथ करवा रहे हैं। तेरी माँ का फैसला एकदम सही था, बस हमने समझने में थोड़ी सी देरी लगा दी। देवव्रत बोले अभय को समझाते हुए। अभय ने भी फर्श पर पड़े उन कागज़ों को उठाया और उन पर साइन करते हुए देवव्रत से बोला, आपके कहने पर मैं कुसुम से शादी तो कर लूँगा, मगर इसके अलावा मुझसे कभी ये उम्मीदें मत रखना कि मैं उसे पत्नी का कोई दर्जा दूंगा, क्योंकि मेरे दिल में आयशा का ही राज चलता आया है और उसी का राज चलेगा मेरी आखिरी सांस तक। उसके बाद अभय वहाँ से चला गया। वहीं थोड़ी दूर खड़ी गीतांजलि ये सब देखकर काफ़ी खुश थी कि फाइनली बेदी परिवार हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से जा रहा है। इतनी बड़ी खुशी का मौका वो कैसे मिस कर सकती थी। कल भी मेरी जीत थी, आज भी मेरी ही जीत हुई है और आने वाले कल में भी मेरी ही जीत होगी। मंजीत, आज तुम फिर हार गई, गीतांजलि अपने मन में बोली और राठौड़ महल से बाहर चली गई, ऑब्वियसली कुसुम से मिलने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।